Hello everyone. I welcome you all to this अन्वेषण IAS channel. और आज हम ज्योग्राफी की सीरीज में today we have a very hot topic which was remained in news, and that is the earthquake which happened in Japan on the very first January. जब हम हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे जापान में, there was a earthquake kind of phenomena which took place. You might have read in NCRTs, in books, that why Japan is prone to have so many earthquakes. तो उसका रीज़न आपको पता होगा कि जापान जो है उसका क्रिटिकल पोजीशंस है 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर. तो आज हम चर्चा करेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जापान में अर्थक्वेक आया. एंड दिस अर्थक्वेक वाज यूनिक इन इट्स पैटर्न. ये वाला जो अर्थक्वेक था, मोस्टली अगर आप देखेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स का मैप, तो जापान जो है मोस्टली उसका जो ईस्ट कोस्ट है वो मोर प्रॉन है टू विटनेस द अर्थक्वेक्स. बट अब जो ये हैप्पी न्यू ईयर के दिन जो अर्थक्वेक था, दैट वाज एक्चुअली टुक प्लेस ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ जापान. देयर इज अ पेनिनसुला, और उस पेनिनसुला में ही वी यूज्ड टू सी दैट देयर इज अ एपिसेंटर जो एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है. तो क्या फैक्टर्स थे वेस्ट कोस्ट की तरफ अर्थक्वेक आने के लिए? वी विल सी दोज थिंग्स. इसके अलावा हम, जैसा कि आपको ध्यान में होगा कि हम करंट अफेयर का टॉपिक पिक करते हैं, देन वी यूज टू कनेक्ट इट विद द स्टैटिक पार्ट ऑफ द कंसेप्ट. तो आज का जो कॉन्सेप्ट कनेक्ट रहेगा हमारा अर्थक्वेक के ऊपर रहेगा. विल हैव अ शॉर्ट एंड क्रिस्प डिस्कशन ऑन द अर्थक्वेक. तो शुरू करते हैं. 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वाज देयर इन जापान, और उसका जो, जैसा मैंने आपको बताया, the portion where the epicenter was observed. तो यहाँ पर we have a Noto Peninsula. ध्यान रखिएगा लोकेशन. In this year prelims there might be a question. So here we have a Noto Peninsula. So this Noto Peninsula was basically the epicenter for this Japan earthquake. अब ध्यान रखिएगा, ये जो Noto Peninsula है, it is located on the western coast of Japan. UPSC might ask you a question to confuse. अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स का मैप देखें जापान का, सो हियर वी हैव द मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ जापान. तो जापान इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. तो उसमें जो है वी हैव आई मीन देयर शुड बी अ क्लैरिटी कि कौन कौन से पार्ट ऑफ आइलैंड्स हैं. नाउ अगर हम होंशु आइलैंड की बात करें, तो उसी में वी हैड विटनेस्ड दिस 1st of January अर्थक्वेक. तो चलिए बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की और कैसे वो रिस्पॉन्सिबल है अर्थक्वेक के लिए. जैसा आपको ध्यान में भी होगा, व्हेन 2 प्लेट्स आर कन्वर्जिंग विद ईच अदर, इन दैट केस ड्यू टू द कोलिजन देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन एट द प्लेट मार्जिन. और जापान उस ठीक डिफॉर्मेशन वाले पोर्शन के ऊपर ही बना हुआ है, उसके ऊपर ही वो अवस्थित है. इट मीन्स जब भी क्रस्ट में देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट, तो जापान में अर्थक्वेक आना डिसाइडेड है. आपने अब तो आपको पता ही है कि जापान में अर्थक्वेक आया. रिसेंटली वी हैड सो मेनी अर्थक्वेक्स. ऐसा एक रिपोर्ट्स में ऐसा बोला गया है कि देयर इज मोर देन 1000 अर्थक्वेक इन जापान इन वन गिवन ईयर. इट इज बिकॉज ऑफ इट्स टेक्टोनिक पोजीशन. तो अगर आप टेक्टोनिक पोजीशन देखेंगे आप जापान की, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर प्लेट्स अगर आप देखेंगे, तो मेजर प्लेट्स वे में देयर विल बी 2 प्लेट्स विच विल बी देयर इन योर बुक्स. तो उसमें आप देखेंगे देयर इज अ यूरेशियन प्लेट एंड देयर इज अ पैसिफिक प्लेट. So one is the continental, another one is the oceanic in its nature. लेकिन we have some micro kind of divisions. अब देखिए, in general there is no need to go with the micro detailing of the topic, but when the topic is remain in news, you must go with the micro detailing. Okay, so that's why we have a this kind of illustration on your screen. You can see. So first of all, here we have a Amur plate, which is basically the part of Eurasian one. उसके बाद अगर आप यहां पे देखेंगे, सो वी हैव यांगजे प्लेट, फिलीपीन प्लेट आप देख सकते हैं यहां पर. आप देखेंगे ओकिनावा प्लेट. उसके बाद हियर, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जापान का जो पोजीशन है दैट इज अ वेरी क्रिटिकल. हियर वी हैव अ जंक्चर. ये यहां पर एक जंक्चर है जहां से वी हैव अ 1 प्लेट. देन हियर वी हैव अ दिस सेकंड पोर्शन ऑफ द plate, then we have a 3rd one, then we have a this 4th which is the major one, और ये 5th. So already we have a roll of more than 4 plates here.
अगर आप देखेंगे तो दिस जो ब्लू वाला कलर है, दिस वन, सो ये आपको दिखा रहा है कि देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ टू प्लेट्स। एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट जो वो सबडक्ट हो रही है। ओशनिक प्लेट इज द प्लेट विच विल गोइंग टू सबडक्ट। और जैसे ही प्लेट सबडक्ट होती है आपको ये भी देखने को मिलेगा देयर विल बी अ वोल्केनिज्म। तो आपको यहां पर लाइक माउंट फुजी जैसे वोल्केनोज यू विल गोइंग टू सी हियर। और जापान में अर्थक्वेक एज वेल एज वोल्केनिज्म इज अ फिनोमिनल एक्टिविटी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स, तो आप देखिए सबसे सिग्निफिकेंट जो प्लेट है, देयर माइट बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, वो पूछ लेंगे कि जापान में जो अर्थक्वेक आया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, प्लेट्स के नाम आपको दे दिए जाएंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव अ ओखोटस्क प्लेट। सो ये जो ओखोटस्क प्लेट है विच इज बेसिकली द सिग्निफिकेंट पोर्शन जहां पर जापान का मेजर पार्ट लाई करता है। देन आप देखेंगे तो ये एमूर प्लेट के ऊपर वी हैव अ सिग्निफिकेंट पोर्शन जो इसके ऊपर लाई करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स में वी यूज्ड टू सी दैट ड्यू टू द मेंटल करंट्स विच आर ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, वो एक कन्वेयर बेल्ट इफेक्ट काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग देयर ऑन द क्रस्टल पार्ट्स, और वो क्रस्ट को एक डायनामिक नेचर देता है रादर देन द स्टैटिक वन। तो अगर हम इसके बारे में पढ़ें, सो yes, the research in this particular context is developing even nowadays. देखिए सपोज ये आपका सरफेस है, मान लीजिए हमारे अर्थ का बिगिन से टॉप है, हमारा क्रस्ट का टॉप है जिसके ऊपर लेट्स से द ह्यूमन यूज्ड टू लिव। और जो हमारा इंटीरियर का जो पार्ट्स है बेसिकली इट इज लाइक दिस। आप इसको एक सर्कल में इमेजिन करिए। होता क्या है कि some mental currents are operating, और वो mental currents क्यों ऑपरेट होती हैं विल गोइंग टू सी इन सम अदर सेशंस। अभी आप इतना समझिए कि जो mental currents हैं, these mental currents according to their direction, according to their pattern, they will going to slide the crust which is there on the part of surface. तो surface का जो part है वो move होगा according to the arrangement, according to the pattern of the mental currents. अब अगर हम जापान का केस लें तो जापान के कंटेक्स्ट में आप इसको ऐसे समझिए कि द मेंटल करंट्स आर ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर, दे आर लाइक दिस। तो द करंट्स आर ऑपरेटिंग लाइक दिस, दैट्स व्हाई दीज टू प्लेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। और इसी की वजह से दे आर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक इन जापान एंड सुनामी टू। जब ये अर्थक्वेक आया था 1 जनवरी के दिन, so just after that there was a warning which was issued for the tsunami as well. वो क्यों होता है हम वो भी देखेंगे। तो earthquake is basically we used to see that वो जो surface के ऊपर whenever the ground will going to shake, तो जब भी ground shake होता है, जब भी ground हिलता है, that is basically the earthquake. Well, so this is what the plate tectonics kind of information as far as the Japan is concerned. वापस आते हैं, ध्यान रखिएगा प्लेट्स के अरेंजमेंट्स के बारे में, there should be a clarity. Why there is a micro detailing? It is just because this topic was remain in news, so there might be a question. We are expecting the question from this particular aspect. अभी मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक, तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, दिस ब्लू पोर्शन इफ यू सी, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये वाला जो ब्लू पोर्शन है दिस इज बेसिकली ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जापान। ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान के बेसिकली है, अदर काइंड ऑफ पैरेलल आप ऐसा समझिए। तो जब ये ईस्ट कोस्ट है तो यहां इसी पूरे एरिया में आपको सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, बिकॉज यही वो एरिया है जहां पर वी हैव अ टू प्लेट्स, और वो दोनों प्लेट्स जो है लाइक द ओशनिक वन वो कन्वर्ज हो रही है कॉन्टिनेंटल वन के साथ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं, सो लेट्स से दिस इज वन प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज द प्लेट नंबर 2, ओशनिक एंड लेट्स से कॉन्टिनेंटल। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। सो दिस इज प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2। अगर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल
like this you can understand this is the plate 1, this is plate 2. और जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव होगी, there will be this, and there will be some sort of you can see the disturbance will be appeared, and due to this what will happen, the earthquake, the energy will release, and this energy we used to consider as a means of earthquake. Well, so convergence is taking place. So why most of the earthquakes are taking place on the eastern coast of Japan? Because there is a convergence of the plates. But as I told you, like this earthquake which was happened on the 1st of Jan was unique because it took place on the western coast of Japan, Noto Peninsula. I hope you remember. So western coast पे earthquake आने का, what was the reason? Okay, so let us see that. चलिए एक बार इसको अगर हम डिटेलिंग करें in terms of the nomenclature. So here we have this portion that is Nankai Trug. Thereafter we have this Tagami Trug. Then we have Tohoku earthquake rupture zone. अभी हम पढ़ेंगे ये क्या होता है. Rupture zone is basically the part which is about to see the earthquakes and when there is a slight dip in the earth crust. So earth का जो crust है वो थोड़ा slightly it is basically having some sort of slope kind of nature. आप इसको ठीक ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियनिक प्लेट के नीचे जा रही हो, बट इट इज नॉट दैट मच इन डेप्थ. सो वो जो प्रॉन पूरा एरिया है, वो जो प्रॉन पूरा रीजन है, उसी रीजन को वी यूज टू कॉल्ड as a rupture zone. So rupture zone is the area of earthquake rupture, and then the earthquake rupture is the amount of slip that occurs in the earth crust during the earthquake. Now when we talk about the trucks, so these trucks are the elongated depressions on the sea floor. Those are shallower, shorter, narrower and topographically gentler than the trenches. तो ट्रेंचेस और ट्रग में सिर्फ इतना ही फर्क है कि बोथ आर द डिप्रेशंस ऑन द ओशियनिक फ्लोर, लेकिन ट्रेंचेस आर डीपर व्हाइल द ट्रक्स आर नॉट दैट मच डीपर, और ट्रक्स आर हैविंग अ काइंड ऑफ शैलोवर एंड द शॉर्टर डिप्रेशन ऑन द ओशियनिक crust, oceanic floor. Well, so this is, we have these two trucks and then we have this one rupture zone. ध्यान रखिएगा आप नाम का, because name will be very important as far as the topic is concerned. क्वेश्चन पूछा जा सकता है in this upcoming prelims. आगे चलते हैं. तो जैसा मैंने आपको बोला कि according to the plate tectonics, if you see, so this is the portion where most of the convergence is taking place. So that's why you will see that ये जो bubbles हैं ये indicate कर रहे हैं कि कहाँ पर earthquake ज़्यादा आता है. I hope now you have a clarity. क्यों है ईस्ट कोस्ट की तरफ? क्योंकि जितना भी मार्जिन है टू प्लेट्स का या जितना भी सबडक्शन जोन का wherever we have a formation, the meeting of the two plates, so most of the time वो जो meeting है और जो subduction zone है, it is taking place over the eastern coast. That's why on the eastern coast you will see there are so many earthquakes. But अगर आप देखेंगे ये वाला portion अगर आप देखेंगे जहां मैंने बोला कि we had a recently earthquake on the very 1st of Jan, तो यहां पर आपको याद होगा we have a one more plate. That was like Okhotsk plate. So ये Okhotsk plate is a minor plate basically, and just because of this minor plate there is a slight energy which is released, और वो released हुई आपका नोटो पेनिनसुला में, और यही रीजन है अर्थक्वेक के आने का. ओके, सो दिस इज द मेन रीजन, क्योंकि ये बाउंड्री है. अगर आप देखेंगे इस मैप को डिटेल से, देन यू विल गेट टू नो. यहां पर इट इज जस्ट लाइंग ऑन द मार्जिन ऑफ दिस माइनर प्लेट विच इज ओखोट्स्क. सो ओखोट्स्क जो प्लेट है वही रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक के लिए. तो जब भी ये वाली प्लेट के साथ whenever there is a kind of adjustment which is going on, so you will see that the earthquake are most likely to be happened on the western coast. Otherwise, in general, the earthquakes will going to be witnessed on the eastern coast of Japan. I hope there is a clarity.
Well, let's move ahead. अगर हम बात करें अर्थक्वेक की, तो द अर्थक्वेक इज बेसिकली releasing of energy. So earthquake is basically the releasing of energy. और वो release of energy क्यों होता है? Just because of we have some theories regarding that. We have a stress in rock, we have a elastic rebound theory. Now these things or these theories will going to suggest that what is a manner in which the energy could be released among the rocks. तो जब एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अर्थक्वेक के लिए. तो अर्थक्वेक के आने की पॉसिबिलिटीज अगर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अर्थक्वेक विल टेक प्लेस अलोंग द प्लेट मार्जिन, द वेरी फर्स्ट थिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस, अर्थक्वेक अगर होगा, सो अर्थक्वेक विल बी टेक प्लेस अलोंग द फॉल्ट मार्जिन एज वेल. तो जहां पर भी वी हैव अ फॉल्ट, जहां पर भी वी हैव अ प्लेट बाउंड्री, वहां पर आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा मोस्टली. However, like in general, the earthquake took place at any part of the surface in general. But अभी तक हमने जो मेजर ट्रेंड देखा है, वो मेजर ट्रेंड यही कहता है कि अर्थक्वेक या तो फॉल्ट के ऊपर और समवेयर देयर, और अर्थक्वेक जो है वो बेसिकली प्लेट के मार्जिन के आसपास में आएगा. ये अभी तक का ट्रेंड रहा है. ओके, बट अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे like always ऐसा कुछ extreme word use करके, it means that will be incorrect, that will not going to be true for the question, the pattern of the question which is there. Well, जैसा कि मैंने आपको बोला earthquake, so earthquake is basically the shaking or the kind of vibration in the grounds. जब भी ग्राउंड में वाइब्रेशन है, जब भी ग्राउंड में शेक है, ड्यू टू द एनर्जी विच इज रिलीज्ड, विच वाज स्टोर्ड इन द रॉक्स, due to the stress the energy is released. Like we have a tensional forces, compressional forces. हम लोग देखेंगे उसको in a some separate session जब हम पढ़ेंगे about the endogenetic and exogenetic forces. हम एक selective portion की तरफ जा रहे हैं ना. Geography is a very connected subject. अगर आप hierarchy of the topics अगर आप maintain नहीं करेंगे, you will not able to understand. तो हम जो है ना एक selective portion अभी लेके चल रहे हैं earthquake. कई इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड कनेक्ट जो है, इफ यू स्टे विद दिस ज्योग्राफी सीरीज, तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आता रहेगा. एंड आई विल आल्सो मेंशन मीनवाइल कि मैंने किस वीडियो में वो पर्टिकुलर थिंग को मेंशन किया है. ओके, तो ये जो सीरीज ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस है, अगर इसमें आपको यू हैव टू बी अ क्लैरिटी, इफ यू वांट टू बी अ क्लैरिटी, तो आप लगातार बने रहिएगा वीडियोस के साथ, क्योंकि इन सम अपकमिंग वीडियोस विल हैव अ क्लैरिटी. जैसा ठीक मैंने आपको बोला कि व्हाट इज एंडोजेनेटिक, व्हाट इज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, और वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं अर्थ मूवमेंट को लेके, कैसे उससे रिलेटेड है प्लेट टेक्टोनिक्स, और कैसे उससे रिलेटेड है अर्थक्वेक. तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक्स और अर्थक्वेक के ऊपर. ओके, वेल हम कभी और सेशंस में विल गोइंग टू डिस्कस. चलिए वापस आते हैं अर्थक्वेक के ऊपर. तो जैसा मैंने आपको बोला, अर्थक्वेक इज बेसिकली द रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड दिस रिलीज ऑफ एनर्जी विच टुक प्लेस नियर टू द सरफेस. एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं ऐसा इन जनरल कहूं, all the natural earthquakes will going to take place, all the natural earthquakes will going to take place in the crust. So earthquake is basically occur when the energy or when the sudden release of energy will going to take place. और ये जो earthquake की energy है, इस energy को we used to consider as seismic waves. तो seismic waves हम किसे बोलते हैं? Wave basically, जो wave is a kind of resemblance of energy, कि energy कैसे flow होती है, वो हम wave के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए समझ सकते हैं basically. So seismic waves which propagate through earth crust is responsible for the earthquake on the surface. Okay, so that is the मेन रीजन बेसिकली. चलिए अगर हम बात करें अर्थक्वेक के बारे में, तो जनरली जैसा मैंने आपको बोला कि अर्थक्वेक विल टेक प्लेस इन द क्रस्ट बेसिकली. तो अगर क्रस्ट की अगर हम बात करें, एंड इफ लाइक वी हैव सम पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड,
तो जहां पर भी एनर्जी रिलीज होगी, जहां पर भी क्रस्ट में द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड, उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। तो सपोज हियर वी हैव अ फोकस, ये हमारा सरफेस है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये हमारा अर्थ का पूरा इंटीरियर है लाइक दिस, और जो ये डबल सर्किल वाला पोर्शन है दिस वन, इट इज बेसिकली द क्रस्ट। हम पढ़ेंगे अर्थ के इंटीरियर में क्रस्ट के बारे में, किससे बनी होती है, किस टाइप की रॉक्स होती हैं, क्या उन रॉक्स का नेचर होता है, ठीक है, हम डिटेल में उन चीजों को पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं जापान के अर्थक्वेक को विद द स्टैटिक वन। So this is the portion of crust basically. Now, ये जो पोर्शन है जहां पर एनर्जी रिलीज हुई, उस पोर्शन को हम कहते हैं फोकस। द पॉइंट at which the energy is released, now that portion is called as focus, या कहीं कहीं we used to refer it as a origin as well. यहां से एनर्जी इज रेडिएटिंग, यहां से एनर्जी जो है वो ओमनी डायरेक्शन, चारों दिशाओं में जो एनर्जी है वो यहां से प्रोपगेट होना शुरू होती है लाइक दिस। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे अर्थक्वेक की स्टडी, मतलब जब हम अर्थक्वेक को पढ़ते हैं तो कैसे वो हमें ये बताता है कि हमारे इंटीरियर का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, जो हमारे अर्थ का जो इंटीरियर है उसमें लाइक सरफेस से सेंटर ऑफ अर्थ तक जो पूरा का पूरा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमने जो इंटीरियर का पार्ट जो अभी तक डिग किया है ना, जो हमने खोदा है अभी तक, इट इज ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर, और ये इट वाज बेसिकली डन बाय द रशिया। तो एक माइन है वहां पर, तो उसमें उन्होंने एक सुपर होल किया है बेसिकली, जिसका कि सरफेस से इंटीरियर में 12 किलोमीटर की डेप्थ, बस उतना ही लाइक दे वर एबल टू डिग आउट। अभी रिसेंटली चाइना ने ऐसा एक प्रोजेक्ट शुरू किया, ध्यान रखिएगा आप, चाइना ने भी ऐसा एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि वो भी चाह रहे हैं कि हम उस 12 किलोमीटर के रिकॉर्ड से थोड़ा आगे जाएं। ओके, बिकॉज ठीक है, अभी वो रशिया के नाम है 12 किलोमीटर तक की डिगिंग, अब इसके बाद हु नोस चाइना में भी डू दैट। तो अभी तक 12 किलोमीटर की डेप्थ तक ही हम पहुंच पाए। अगर मैं मोटा माटी आपको ये कहूं कि जो क्रस्ट की डेप्थ है, ओके, द डेप्थ इज बेसिकली 12 किलोमीटर नहीं है, वो उससे कई गुना ज्यादा है, बट हम उसको पूरी तरह से अभी तक नहीं खोद पाए हैं। ओके, तो 12 किलोमीटर तक ही अभी तक हम गए हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ में बहुत डिटेल में कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ क्रस्ट, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ मेंटल, व्हाट इज द स्टेट, वो क्यों है। We're going to see that as well in some upcoming series. तो जैसा कि आपको ध्यान में है, वही करंट वाला जो टॉपिक है हम उसी के अकॉर्डिंगली वी यूज टू मूव। तो अगर इंटीरियर पोर्शन का कभी कुछ रिसर्च आएगा देन विल डेफिनेटली हैव अ डिस्कशन। और इसके लिए आपको ये जो एक्सप्लेन की जो सीरीज है, आप इसके साथ लगातार बने रहिए, सो दैट यू विल हैव अ इंटर कनेक्शन अमंग द लेक्चर्स और द टॉपिक्स। ज्योग्राफी ऐसा ही सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी इज जस्ट लाइक स्टेयर, आप एक सीढ़ी चढ़ेंगे तभी आप दूसरी सीढ़ी पे चढ़ने के यू विल एबल टू क्लाइम। तो फिर आप 2 सीढ़ी चढ़ेंगे, 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, एंड देन यू विल क्लाइम ऑन द एंटायर लैडर। तो वो करने के लिए आपको ना लगातार एक सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा, लगातार आपको एक व्यूज वीडियोस के लिए यू हैव टू डिवोट योर टाइम। वेल, फोकस is a point from where the energy is released, और जैसा मैंने आपको बोला energy will going to release in all the direction। तो सारे के सारी डायरेक्शन में जो यहां पर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। नाउ जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक काइंड ऑफ, आप इसको ऐसे समझिए कि द सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी विल बी रिसीव्ड ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर एक एनर्जी का पॉइंट होगा जहां पर हमको वो एनर्जी रिसीव होगी। ध्यान रखिएगा, इंटीरियर में भी सीज्मिक वेव्स चलेंगी और सरफेस की तरफ भी सीज्मिक वेव्स चलेगी। एट पॉइंट, वो ऐसा पॉइंट जो सरफेस पे है, द पॉइंट विच इज ऑन द सरफेस, एंड दिस पॉइंट इज डायरेक्टली अबाउट द फोकस। तो वो जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। फोकस को हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, कई जगह आपको ये भी
विवरण मिलेगा इसका। तो हियर वी हैव अ एपिसेंटर विच इज डायरेक्टली अबाउट द फोकस और हाइपोसेंटर, और एपिसेंटर इज द point on the surface where the earthquake will going to appear, or it is the point at which the energy will going to witness for a very first time. तो सबसे पहली बार जो एनर्जी सरफेस की तरफ आई, that particular point will be called as epicenter. अब देखिए यहां पर we used to take a reference of some type of earthquake, जिसमें हम कहते हैं शैलो फोकस अर्थक्वेक, जिसमें हम कहते हैं इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक, और हम कहते हैं डीप फोकस अर्थक्वेक। तो ये क्या होता है डीप फोकस, शैलो फोकस एंड ऑल। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट में आप आंसर करिएगा कि विच टाइप ऑफ अर्थक्वेक इज मोर डेंजर। देखिएगा शैलो फोकस, शैलो फोकस का मतलब ऐसा फोकस जो कि सरफेस से लगभग 70 किलोमीटर से पहले हो। तो लगभग अगर 70 किलोमीटर से पहले होगा तो इसी को वी यूज टू कॉल्ड एज अ शैलो फोकस अर्थक्वेक। इसी को हम कहते हैं शैलो फोकस अर्थक्वेक। 70 किलोमीटर सरफेस से 70 किलोमीटर तक की डेप्थ, इसके बीच में अगर कोई पॉइंट है जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी को हमने बोला शैलो फोकस अर्थक्वेक। इंटरमीडिएट, आप इंटरमीडिएट को ऐसे समझिए कि ऐसा अर्थक्वेक बेसिकली जो कि लगभग 70 से समवेयर आप समझिए अराउंड 200 किलोमीटर रफली। देखिए ज्योग्राफी में ना कभी ऐसा डायरेक्ट नहीं होता है कि एक एग्जैक्ट मेजरमेंट, ऐसा कभी नहीं होता है। ओके, देयर इज अ रफ लगभग लाइक दिस। वेल, सो वी हैव अ 200 किलोमीटर। तो ये जो पोर्शन है इसी को वी यूज टू कॉल्ड इट एज अ इंटरमीडिएट। तो इसी को हमने क्या बोला, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक। और जो सबसे लास्ट है बेसिकली दैट इज द डीप फोकस। तो डीप फोकस वो अर्थक्वेक है बेसिकली जिसका जो फोकस है, जिसका जो हाइपोसेंटर है दैट इज बियॉन्ड 200 किलोमीटर और लगभग 300 किलोमीटर की डेप्थ पर वो ओरिजिन हुआ हो। हम बात कर रहे हैं फोकस के पॉइंट की। अगर फोकस इफ इट इज समवेयर 70 किलोमीटर तो उसको हमने बोला शैलो फोकस, 70 या 70 से कम। इफ द फोकस इज समवेयर बिटवीन द 70 एंड 200 किलोमीटर, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक। इफ द फोकस इज समवेयर बिटवीन 200 to 300 किलोमीटर तो हमने बोला डीप फोकस अर्थक्वेक। एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अगर आपको ध्यान में है तो बताइएगा, विच टाइप ऑफ अर्थक्वेक इज मोर लाइक अ डेंजर? वो किससे सबसे ज्यादा वी हैव अ डेंजर काइंड ऑफ इंपैक्ट, वेदर इट इज डीप फोकस, इंटरमीडिएट और शैलो। तो बताइएगा कि कौन सा अर्थक्वेक जो है वो ज्यादा वी हैव अ इंपैक्ट ड्यू टू दैट। ओके, तो एपिसेंटर देन वी हैव अ फोकस। अगर हम एक और कंसिडरेशन देखें तो एपिसेंटर इज अ प्रोजेक्शन टू द सरफेस। और वो किसका प्रोजेक्शन है? वो प्रोजेक्शन है हाइपोसेंटर का, वो प्रोजेक्शन है फोकस का। फोकस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा एपिसेंटर, ये ध्यान रखिएगा। ओके, जो फोकस है उसके परपेंडिकुलर वी हैव दिस वन एपिसेंटर। वेल, अगर हम बात करें जो एनर्जी है विच इज रिलीज्ड इन अर्थक्वेक, तो एनर्जी या सीस्मिक वेव्स जिसको हम बोलें, तो सीस्मिक वेव्स जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, नाउ दीज सीस्मिक वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप की वेव्स वी यूज टू सी व्हेनेवर वी हैव अ सीस्मिक एक्टिविटी। तो हम बात करते हैं सीस्मिक वेव्स की। चलिए बात करते हैं सीस्मिक वेव्स की। तो सीस्मिक वेव्स जैसा कि मैंने आपको बोला बेसिकली दो टाइप की होती है सीस्मिक वेव्स। और सीस्मिक वेव्स में वी हैव अ बॉडी वेव्स और वी हैव अ सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स वो वेव्स है जो कि इंटीरियर में ट्रैवल करती हैं और इंटीरियर में ही उनका ओरिजिन होता है, बॉडी वेव्स। सरफेस वेव्स वो वेव्स है
जो ओरिजिनेट होती है बॉडी वेव्स की वजह से और प्रोपगेट होती है सरफेस के ऊपर। नाम वैसा ही दिया गया है, बॉडी, अर्थ एज अ बॉडी। तो अगर हम देखें अर्थ एज अ बॉडी, तो सपोज करिए अर्थ एज अ बॉडी इज लाइक दिस। तो व्हेन अर्थ इज एज अ बॉडी लाइक दिस, और यहां पर जहां कहीं भी whenever we have a like a propagation of energy, तो उस वेव्स को we used to called as a body waves। क्या बोलते हैं उसको? बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स के we have a two types, we have a P waves and we have a S wave। primary waves, P for primary and S that is the secondary। so P waves and S waves, these two types of waves will be propagated in the interior part of the crust। primary waves, secondary waves, P wave, S wave। एक चीज और देखिए कि ये जो हमारी बॉडी वेव्स हैं, ये बॉडी वेव्स जो है वो अर्थ की जो इनर लेयर्स हैं, जो इंटीरियर की लेयर्स हैं, उसमें दे यूज टू ट्रैवल। और ये जो बॉडी वेव्स हैं, ये जो है वो सरफेस वेव से पहले दे यूज टू ओरिजिनेट। और ये जो वेव्स हैं, बॉडी वेव्स, इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होता है सरफेस वेव से। तो अगर मैं आपको ऐसा बनाऊं, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज हायर। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? बॉडी वेव्स की। किसके कंपैरिजन में? सरफेस वेव्स के कंपैरिजन में। वेल, अगर हम बात करें पी वेव्स की, तो पी वेव्स जो है वो फास्टेस्ट हैं एंड दे आर फर्स्ट टू अराइव जब भी अर्थक्वेक इज विटनेस, जब भी अर्थक्वेक आएगा। पी वेव जो है दे कैन पास थ्रू सॉलिड रॉक्स एंड फ्लूइड्स। तो वो सॉलिड रॉक से भी पास हो सकती है और वो फ्लूइड्स यानी लिक्विड काइंड ऑफ स्टेट अगर है या मोल्टन काइंड ऑफ स्टेट अगर है, तो उससे भी जो पी वेव है वो पास हो सकती है। पी वेव जो है बेसिकली अगर आप देखें कि जब उसका ओरिजिन होता है अर्थ के इंटीरियर से, फोकस से, तो जब भी उसका इंटीरियर में ओरिजिन होता है तो वो क्या करता है कि रॉक को आगे पीछे धकेलता है। ओके, क्योंकि जो पी वेव है, पी वेव इज अ कंप्रेशनल वेव। पी वेव कंप्रेशनल वेव है और वो इट इज बेसिकली द काइंड ऑफ जो इसका प्रोपगेशन है, मैं आपको एनिमेशन के जरिए बताना चाहूंगा कि दिस इज द वे इन विच द पी वेव इज प्रोपगेटिंग। आप देख पा रहे हैं इसको, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड काइंड ऑफ मोशन इज देयर। अभी आप सिर्फ इस पे फोकस करिए, पी वेव। तो यहां पर आगे पीछे का मूवमेंट हो रहा है। तो आप ऐसा समझिए कि इंटीरियर के पार्ट में जब भी अर्थक्वेक इज टेकन प्लेस, तो जब हम बात कर रहे हैं पी वेव की, सो दिस पी वेव विल गोइंग टू मूव लाइक दिस। ये रॉक्स को आगे पीछे की तरफ एडजस्ट करेगा। तो वो जो एनर्जी का पैटर्न होगा उसी को हम कहेंगे पी वेव्स। ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज पी वेव। वेल, सो पी वेव, प्राइमरी वेव, ये किसी भी स्टेट से पास हो सकती है। और जो पी वेव का जो डायरेक्शन है, बेसिकली जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपगेट होगी, वो बेसिकली सेम रहेगी विद द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। सो पार्टिकल का डायरेक्शन और जो एनर्जी का डायरेक्शन, दोनों जो डायरेक्शन है दे विल रिमेन सेम। और इसीलिए इस पी वेव को हम कंप्रेशन और कंप्रेशनल वेव्स इसीलिए कहते हैं। ओके, एस वेव की अगर हम बात करें, सो दिस एस वेव इज स्लोअर देन द पी वेव। ये पी वेव फास्ट है, पी वेव जो है वो फास्ट है। एस वेव जो है वो कंपैरेटिवली ओके, ज्योग्राफी में जब भी हम हाई लो ऐसा कंपैरिजन करते हैं ना, वो हमेशा कंपैरेटिव होता है। वेल, सो एस वेव इज स्लोअर देन द पी वेव। और अगर हम देखें जो आपकी एस वेव है, सो एस वेव नाम ही इसका एस है। इट मीन्स इट कैन ओनली पास थ्रू द सॉलिड रॉक्स। ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से पास होती है एस वेव, ये लिक्विड से पास नहीं होती है। ओके, पी वेव सबसे पास हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड, फ्लूइड बोल सकते हैं आप। बट जो एस वेव है वो सिर्फ सॉलिड, एस फॉर सॉलिड। ओके, एस फॉर सॉलिड मींस एस वेव जो है वो सॉलिड मीडियम से ही पास हो सकती है। और जो इसका प्रोपगेशन है, जब भी इंटीरियर में फोकस पे
एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो पी वेव का तो हमने किया आगे पीछे की तरफ। एस वेव कैसे प्रोपेगेट करेगी या एस वेव के प्रोपेगेशन का पैटर्न क्या है? देखिए, जब भी एस वेव के पैटर्न की हम बात करेंगे, सो एस वेव का जो पैटर्न है, नाउ द पैटर्न ऑफ एस वेव इज लाइक दिस। सपोज करिए एक ऐसा पॉइंट है जहां से एनर्जी इज रिलीज्ड। नाउ जैसे ही एनर्जी रिलीज हुई इंटीरियर के पार्ट में, तो जो रॉक्स हैं दे विल हैव अप्स एंड डाउन। तो वो जो रॉक होंगी वो अप एंड डाउन करेगी। ध्यान रखिएगा, पी वेव में आगे पीछे, एस वेव में रॉक्स विल हैव अप एंड डाउन। ये जो आप ब्लॉक्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो ये जो ब्लॉक्स हैं, दीज ब्लॉक्स आर द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रॉक्स। ठीक है, तो जो ब्लॉक्स है ना, वो रॉक्स का ही रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो इसमें आगे पीछे हो रहा है और इसमें अप एंड डाउन हो रहा है। तो जब इंटीरियर में एनर्जी रिलीज हुई और जब भी ऐसा एक पैटर्न देखने को मिले जिसमें कि द रॉक्स आर मूविंग अपार्ट from each other, particles move up and down, rocks are moving up and down और side to side, तो ये side to side motion है। इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं एस वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। यहां पर जो है, जो मोशन है, एनर्जी है, वो एनर्जी इस तरफ आ रही है। द प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी इज इन दिस डायरेक्शन, बट जो पार्टिकल्स हैं, जो रॉक्स हैं, वो इसके परपेंडिकुलर है। वो इसके क्या है? परपेंडिकुलर। देखिए, यहां पर जो प्रोपेगेशन है वो आगे पीछे की तरफ है। यहां पर जो प्रोपेगेशन है, दिस प्रोपेगेशन इज लाइक दिस। यहां पर ये पोर्शन ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है और एनर्जी इधर फ्लो हो रही है, एनर्जी इधर फ्लो हो रही है। और जो रॉक्स का एडजस्टमेंट है, वो रॉक्स का एडजस्टमेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और यहां पर क्या है? रॉक्स का एडजस्टमेंट अप एंड डाउन, अप और डाउन। तो जब ये अप एंड डाउन और काइंड ऑफ प्रोपेगेशन इज देयर, इसी को हमने बोला एस वेव। ओके, एस वेव। देखिए फिर से, ये अप एंड डाउन काइंड ऑफ मोशन है। ये जो रॉक का पोर्शन है ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये फिर से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अप एंड डाउन मोशन इज देयर। Well, so body waves are of two types, P wave and S wave. ध्यान रखिएगा, कौन सॉलिड से पास होता है, कौन फ्लूइड से पास होता है, लाइक दिस। मैं क्यों इस पे इतना स्ट्रेस करूं? बिकॉज लास्ट ईयर वी हैड अ क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन वाज देयर इन लास्ट ईयर प्रीलिम्स। इसके बाद वी हैव अ सरफेस वेव्स। दो टाइप की सरफेस वेव होती है। वी हैव अ रेलिक वेव एंड वी हैव अ लॉन्ग वेव। कई जगह पे लॉन्ग वेव को एल वेव भी बोलते हैं। सो वी हैव अ एल वेव। और रेलिक वेव जो है उसको वी यूज टू कॉल्ड इट एज अ आर वेव। तो आर वेव एंड एल वेव, टू वेव्स विल बी प्रोपेगेटेड। और ये कहां पे प्रोपेगेटेड होगी? ऑन द सरफेस। तो मान लीजिए दिस इज द पोर्शन ऑफ अर्थ एंड व्हेनेवर देयर इज अ बॉडी वेव्स, जो बॉडी वेव्स जो है वो सरफेस तक आएगी, दे विल ट्रिग दीज सरफेस वेव। तो सरफेस वेव्स जो हैं वो ट्रिग होगी व्हेनेवर देयर इज अ बॉडी वेव। अगर बॉडी वेव नहीं होगी तो देयर विल बी नो सरफेस वेव। और जो अर्थक्वेक इज क्वाइट नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, वो नेचुरल फिनोमेना है, बट इट इज बेसिकली हमारे लिए जो सबसे हार्मफुल है, डैमेज वाइज अगर मैं कहूं, इंपैक्ट वाइज अगर मैं कहूं, सो दैट इज अ सरफेस वेव। तो सरफेस वेव की वजह से ही सरफेस के ऊपर देयर इज अ डिफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट। बिल्डिंग अगर है तो वो कोलिजन में भी, अगर बिल्डिंग है तो दैट मे बी फॉल। रोड अगर कुछ है, रेलवे ट्रैक अगर कुछ है, दे विल गोइंग टू बी काइंड ऑफ हैविंग अ स्ट्रक्चरल डैमेजेस बिकॉज ऑफ द सरफेस वेव्स। तो सरफेस वेव बेसिकली क्यों जनरेट हो रही है? बिकॉज ऑफ द बॉडी वेव्स। ओके, तो ये क्या है ना, जैसा मैंने आपको बोला, द फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, लाइक दिस।
तो ये दिस इज सी ज्योग्राफी इज साइंस बट इट इज नॉट हैविंग अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन. जैसे अगर आप देखेंगे द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो हैविंग अ सेम काइंड ऑफ एप्लीकेबिलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पोजीशन. आप सरफेस पे हैं वो वैसे काम करेगा, इवन आप अगर स्पेस में चले जाएं वो वैसे ही वर्क करेगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. बट ज्योग्राफी ऐसा नहीं है, वो साइंस है, काइंड ऑफ लॉजिक से, बट ज्योग्राफी में ऐसा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है. अगर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होता ज्योग्राफी का तो ज्योग्राफी भी साइंस होती. स्टिल ज्योग्राफी इज कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज. यही वजह है क्योंकि उसका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं होता. जब भी कोई प्रिंसिपल बनता है, जब भी कोई फॉर्मूला वी यूज टू मेक, तो उसका देयर शुड बी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. वो हर कंडीशन में इट शुड बी having it must have some sort of answer. लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होता है. कई बार जो हम जनरल ट्रेंड देखते हैं उसका रिवर्सल होता है. जैसे मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि subduction zone is mainly found on the eastern coast of Japan, that's why all the earthquake will be witnessed on the eastern coast of Japan. अब ये गलत हो गया स्टेटमेंट. ओके, तो क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है. लाइक दिस. चलिए आगे चलते हैं, सरफेस वेव्स की बात करते हैं. सो वी हैव अ एल वेव एंड देन वी हैव अ रेलिक वेव, दैट इज अ आर वेव. तो ये जो आपका एल वेव है विच इज अ लॉन्ग वेव, आपको रेफरेंस मिलेगा इसका. सो दिस वन इज द फास्टेस्ट सरफेस वेव. ये सबसे फास्टेस्ट सरफेस वेव है. और जो आपका रेलिक वेव है, सो रेलिक वेव इज बेसिकली रोलिंग द ग्राउंड. वो ग्राउंड को रोल करते हुए चलती है. मैं आपको इसका एक इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं. So here we have a long wave, या इसको कई जगह पे we have a reference of love wave as well. So this is the L wave and this is the R wave. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ग्राउंड इज एक्चुअली रोलिंग ओवर. ग्राउंड का जो है वो रोल ओवर हो रहा है और यहाँ पर जो है वो जो रॉक्स हैं दे आर मूविंग साइड टू साइड. सपोज कोई पार्ट ऑफ सरफेस ऐसा है ना, तो उस पार्ट में वी विल हैव अ डैमेजेस लाइक दिस. तो एक पोर्शन इधर आ जाएगा, एक पोर्शन उधर चला जाएगा. सो साइड टू साइड, इसमें जो मूवमेंट है वो साइड टू साइड है. यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो सरफेस है वो खुद ही हैविंग अ काइंड ऑफ एस वेव काइंड ऑफ अपीयरेंस. तो दिस इज द रेलिक वेव. वो ग्राउंड ही रोल कर रहा है, उसमें ज्यादा डैमेजेस अगर आप देखेंगे ड्यू टू दिस पर्टिकुलर वेव, यू विल सी दैट वी हैव अ ह्यूज डैमेज. So most of the shaking felt from an earthquake is due to the relic wave, which can be much larger than the other waves. तो सबसे ज्यादा जो डैमेज करती है, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट करती है, वो है आपका दिस वन, relic wave. Okay, so this is basically how the energy will going to be propagate. और ये पूरा काइंड ऑफ लैडर है आपका, which is basically the earthquake. और ये जब 4 टाइप्स ऑफ वेव्स जब कंप्लीट होती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फॉर्मेशन, दे विल बी रिजल्टेड इनटू द डैमेज. इंपैक्ट आपको दिखेगा सरफेस के ऊपर इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डैमेजेस में. तो आपको अगर आई मीन अर्थक्वेक इफ यू वांट टू सी, तो हम पढ़ेंगे और प्लेट टेक्टोनिक्स की मैपिंग. सो व्हेनेवर विल हैव अ दैट सेशन, तो उसमें विल गेट टू नो कि वर्ल्ड के ऐसे कौन से एरियाज हैं जो कि अर्थक्वेक प्रोन हैं. आप चाहें तो कमेंट में भी बता दीजिएगा. इंडिया के कौन से ऐसे पोर्शन है जो कि विच लाइज इन द हाई लाइक सेंसिटिविटी टू द अर्थक्वेक्स. तो कौन सा पोर्शन है इंडिया का जहां पर अर्थक्वेक्स आर मोस्ट लाइकली टू बी विटनेस. ओके, और इसके अलावा आई मीन जस्ट कंटिन्यू बी विद द सीरीज. हम लोग जैसे जैसे इवेंट्स होंगे आपके इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, वी विल हैव अ topic on that. Soon we are about to start a free crash course. You'll get the details in terms of videos. You'll get the details in the Telegram channel as well. So stay with us with the quality contents and be with us with this particular series, geography. So that's all about the earthquake. और आने वाले कुछ सेशंस में हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे. हम कुछ छोटे छोटे स्टैटिक टॉपिक्स को उठाएंगे और करंट्स के साथ उसको लिंक करेंगे. 2 फायदे हैं इसके. आपका करंट अवेयरनेस तो हो ही जाएगा, इसके साथ ही यू विल एबल टू लाइक हैविंग अ बैकवर्ड लिंकेजेस विथ योर स्टैटिक टॉपिक. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.
टुमारो विल ऑल्सो हैव अ सेशन. तो कल हम कोशिश करेंगे रेड सी के कॉन्ड्यूरम को समझने की और उसमें क्या जियोपॉलिटिक्स है और कौन कौन से जोग्राफिकल फीचर्स हैं. द मैपिंग सेशन विल ऑल्सो गोइंग टू सी इन दैट पर्टिकुलर सेशन विच इज सपोज टू बी हेल्ड बाय टुमारो. तो आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं कल. I hope there is a clarity and if you have any kind of doubt, any kind of questions, आप जाइएगा अन्वेषण.org.in पर and then you'll have a one mentorship contact. So approach us whenever any kind of doubt if it appears. So that's all for today. Take care. Bye bye.